नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। नेपाल में भय की हिंसा और सत्ता के खिलाफ बगावत, जिसके चलते संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक को जला दिया गया, मीडिया हाउसेस में आग लगा दी गई, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया, पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसकर पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी तक को पीटा गया। ये सब कुछ एक तरफ चलता रहा और पूरा देश एक तरह से आग की लपटों में, धुएं के गुबारों में गुमसा हो गया। वो शांति प्रिय देश अचानक से हिंसा की चपेट में आ गया। मैं अचानक से इसलिए कह रहा हूं कि 8 तारीख से जो कुछ भी वहां शुरू हुआ वो अचानक कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हर हिंसा के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है, और जब लोगों की सहन शक्ति का, उनके धैर्य का बांध टूटने लगता है या टूट जाता है, तभी इस तरह की वारदात होती है। ऐसा नहीं है कि वहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लोकतंत्र की बहाली नेपाल में एक लंबी लड़ाई के बाद हुई थी, लेकिन लोकतंत्र उतना समृद्ध नहीं हो सका जितना दक्षिण देशों में भारत का है। लेकिन क्या भारत अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है? ऐसा ही कुछ मंजर वहां भी था। एक पर एक जितने भी, अब आप सोच सकते हैं कि 17 सालों में जिस देश ने 14 प्रधानमंत्री देखे हों, और वो सारे के सारे प्रधानमंत्री जितने भी आए, उन सब को भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ पाया गया। एक भी ऐसा नहीं था जो जनता की आवाज को सुने और सुशासन दे सके। मामला सिर्फ सोशल मीडिया के बैन का नहीं था, बातें बहुत कुछ थी। केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे, जो सूचना मिली है, जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार अभी हाल ही में एक ऐसा काम किया जिससे पूरे देश में, युवाओं में और उनकी पार्टी में भी असंतोष फैला। बात बहुत कुछ हिंदुस्तान की सत्ता से मिलता जुलता है। वहां भी, यानी कि नेपाल में भी एक नियम बनाया गया था, संविधान में इसकी व्यवस्था की गई थी कि 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री ओली खुद 73 साल के हो गए, 10 महीने और उनको शासन चलाना था, तो उन्हें लगा कि ये कानून तो उनके खिलाफ जा रहा है, तो उन्होंने संविधान में परिवर्तन कर दिया। अपनी कुर्सी बचा ली, अपने जैसों की कुर्सी बचा ली। ये नियम, ये कानून इसीलिए बना था कि वृद्ध लोगों को राजनीति से मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए,
राजनीति की मुख्य धारा से मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए, जैसे कि हिंदुस्तान में हुआ। यहां भी तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे तमाम नेताओं को उम्र का हवाला देते हुए मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 7 दिन के बाद 75 साल के होने हो जाएंगे, तो उसके पहले से ही ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पद छोड़ देंगे। कुछ दिनों पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो कल यानी कि 11 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे, उन्होंने भी एक बार ये कहा कि अब संन्यास ले लेना चाहिए, अपने पद को छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने अपना बयान बदला कि न तो वो खुद रिटायर होने जा रहे हैं, न किसी को रिटायर होने की सलाह देने जा रहे हैं। मामला एकदम बराबर का था, जैसा यहां वैसे ही वहां। लेकिन मिस्टर ओली ने एक और कानून बनाया, जिसके तहत उन्होंने युवा संगठनों के लिए आयु सीमा तय कर दी और ये साफ साफ कह दिया कि निर्धारित की गई आयु सीमा के बाद कोई भी पदाधिकारी नहीं बन सकता है, उससे ऊपर का कोई भी नेता हो, युवा नेता, छात्र नेता। इसने और भी असंतोष बढ़ाया। युवाओं, खास तौर पर युवाओं के भीतर लोगों का यह कहना था कि उन्होंने अपनी खातिर उम्र को बढ़ा दिया कि वो गद्दी पर लंबे समय तक बैठे रहें, उन जैसे उनके मित्र उस गद्दी पर आते रहें। अभी आने वाले एक पूर्व प्रधानमंत्री, फिर से जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनकी उम्र 80 साल थी, वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार थे। अब कुछ दिनों के बाद ही उन्हें प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन युवाओं के लिए रास्ता रोक दिया गया। हम अगर आपसे बात करें, हमारे मीडिया के लोग जो कि शीर्ष संस्थानों के, मीडिया हाउसेस के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां भी एज लिमिटेशन लगाया गया था मीडिया संस्थानों में कि 40 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति, कोई युवा अब मीडिया हाउस का हिस्सा नहीं होगा, भले ही वो खुद 70-75 साल की उम्र तक चीफ एडिटर बन करके बैठे रहे। ये चीजें यहां भी मीडिया के अंदर सुगबुगाहट हुई थी। तमाम युवाओं को जो कि मीडिया में जाना चाहते थे, पत्रकार बनना चाहते थे, जो जेन्युइन पत्रकार हो सकते थे, उन्हें उससे दूर करने की पूरी कोशिश की गई। खैर, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किस तरह से केवल अपनी गद्दी को बचाना, अपने लिए सब कुछ करना, वो सब एक तरह से समानांतर चल रहा था। भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान, बांग्लादेश हो या दक्षिण अन्य देशों के तुलना में नेपाल में भी कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि भ्रष्टाचार वहां भी चरम पर था और वो सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से था। लोगों के, आम जनता के बीच में जो गैर बराबरी थी, जो असमानता थी, वो बढ़ती चली जा रही थी, जैसे कि हिंदुस्तान में। इस बीच सोशल मीडिया पर बहुत सारे
लोग गुस्से में आकर के उन भ्रष्टाचारों को उजागर करने लगे थे। लिहाजा उन्हें सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया। बैन लगाने की कोशिश हिंदुस्तान में भी हुई थी। आपको याद होगा, ब्रॉडकास्ट बिल यही था कि सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल न सके। लिहाजा सोशल मीडिया को बंद करने के से गुस्सा और बढ़ा। आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, निजी स्वार्थ। हां, एक चीज और, उन्होंने एक नियम और भी बनाया जो पहले नहीं था कि कोई अगर राष्ट्रपति बन जाता है तो राष्ट्रपति पद पर अपनी सेवा पूरी करने के बाद वो राजनीति में नहीं आ सकता। क्यों? इससे भी गुस्सा आया लोगों के भीतर। आम जनमानस में गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा था और ये सब सरकारी नीतियों के चलते था, कानूनों के चलते था, उनकी स्वेच्छाचारिता के चलते था, उनके अहम के चलते था, उनके अहंकार के चलते था, उनके ईगो के चलते था। और दूसरी चीज, जो आरोप लगे, जो ट्रेंड किया कि इन नेताओं के बेटे बेटियां जिस तरह से अय्याशी कर रहे थे, जनता की जेब गाढ़ी कमाई को लूट करके उनके बच्चे अय्याशी करने लगे, ये भी उन्हें गवारा नहीं था। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने आम जनसभा को संबोधित करते हुए एक सवाल किया था कि यहां का मजदूर, यहां का किसान, यहां का युवा दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करता है, खेतों में खपता है, अपने आप को खपाता है। मजदूर दिन भर, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो जी जान लगा करके अपने काम को अंजाम देता है, तब जाकर के शायद उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। लेकिन ये जो अरबपति, खरबपति, उद्योगपति हैं, ये करते कुछ भी नहीं हैं और सरकार इनके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। आपको याद होगा, आज से 4-5 साल पहले, या 4-5 साल पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे का नाम भी उछला था और अभी हाल ही में नितिन गडकरी साहब के बेटे का नाम भी बहुत तेजी से उछला। मैंने कहा ना कि कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है आपको, उसके बावजूद लोगों के भीतर एक सहनशीलता थी जिसे लेकर के वो ये उम्मीद करते जा रहे थे कि शायद व्यवस्था बदलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और घटना के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले एक मंत्री, वित्त मंत्री जी की गाड़ी से एक बालिका को धक्का लगा गंभीर रूप से, लेकिन उनके खिलाफ उस मामले को भी बहुत हल्का फुल्का मान करके छोड़ दिया गया। यह भी एक गुस्से का कारण बना। बातें बहुत कुछ कही जा रही हैं, चर्चाएं वहां से लगातार वायरल हो रही हैं। इसके तहत बहुत सारे लोग जब इन नेताओं से आगे जा चुके थे तो उन्हें लगने लगा कुछ लोगों को कि क्यों न फिर से राजशाही को वापस ले आया जाए। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ऐसे लोगों को भारत और उत्तर प्रदेश की सियासत
और उत्तर प्रदेश की सियासी सरकारी मुखिया, उनका भी कहीं हाथ था। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, जो चर्चाएं आ रही हैं वही बता रहा हूं, क्योंकि राजघराने से, नेपाल के राजघराने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ये बात मैं इसलिए उन चर्चाओं को आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो चीजें आज तीसरे दिन आई हैं, जन जेट की बात की जा रही थी कि उन्होंने आंदोलन किया, उग्र आंदोलन किया, संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट और मीडिया हाउसेस को आग के हवाले कर दिया। आज उन्होंने अफसोस जाहिर किया है और ये कहा है कि हमारा मकसद कतई देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं था। हमारे बीच, हमारे आंदोलन के बीच कुछ गुंडे, कुछ शरारती तत्व घुस आए थे, जिन्होंने इन सब कार्यों को अंजाम दिया, इन घटनाओं को अंजाम दिया। लिहाजा हम अपने आप को इस आंदोलन से अलग करते हैं। इसमें कितनी सत्यता है मैं नहीं जानता, लेकिन वहां के समाचार पत्रों की ये सुर्खियां बनी हैं। मीडिया हाउस की बात करें तो वहां भी मीडिया हाउस सत्ता प्रतिष्ठान के गुलाम हो गए थे, जैसे भारत में। आम लोगों की बात समाचार पत्रों और टीवी चैनलों से गायब हो गई थी। केवल और केवल कुछ मीडिया हाउसेस की सोच ये बताई जा रही है कि उन्हें लगा कि इस सरकार को सत्तारूढ़ करने में, इस पार्टी को सत्तारूढ़ करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो वो सत्ता में आई है तो उसको बचाना भी चाहिए, उसका समर्थन भी करना चाहिए। बातें चाहे जो हो, चर्चा किसी विदेशी साजिश की ओर भी इशारा कर रही है और उसको बल देने के लिए आज जो दो पोस्ट आए हैं, एक अमेरिका की तरफ से और एक भारत की तरफ से, वो दोनों पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के हैं। कल तक जो चीजें सामने आ रही थीं, तत्काल उसमें इन 2 दिनों के हिंसात्मक आंदोलन के बाद परिस्थितियां बदलती हुई भी नजर आ रही हैं। यहां जरूर अचानक से सब कुछ हुआ है। नेपाल की हिंसा अचानक नहीं भड़की है, लेकिन हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच जो दोस्ती का ये नया शगुफा ही हम कहेंगे उसको, सामने आया है कि टैरिफ पर अब समझौता हो जाएगा। एक चीज समझ में नहीं आती है, थोड़ा भारत के बारे में अगर बात करें तो कल तक स्वदेशी की बात करने वाले अमेरिका के टैरिफ को, अमेरिका के दखल को, अमेरिका के हड़काने के बाद उससे हटकर चीन और रशिया के साथ गलबैयां करने का जो एक रास्ता निकाला गया था, अब वो फिर से अमेरिका से स्वाभाविक मित्र बताया जा रहा है, परंपरागत मित्र बताया जा रहा है अमेरिका को। ये जाने कब ये बदला। ये नेचुरल फ्रेंड कभी नहीं रहे और कभी हो भी नहीं सकते हैं।
कुछ लोगों का ये कहना है कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ हो सकता है। मैं इस बारे में कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन इन दो एक्सपर्ट पोस्ट जो आज देखे, आप भी देख सकते हैं, उन पोस्ट को लेकर के एक शंका तो उपज रही है, क्योंकि एशिया में जिस तरह से चीन अपना दबदबा बढ़ाते चला जा रहा है और भारत के इर्द गिर्द के देशों पर जिस तरह से उसका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, उससे अमेरिका कतई सहमत नहीं, कतई खुश नहीं। तो ये भी माना जा सकता है कि कहीं ये हो सकता है कि इस हिंसक वारदात और हिंसक आंदोलन के पीछे अमेरिका का भी हाथ हो। मैं इसे कहीं से भी पुष्ट नहीं करता हूं, लेकिन ये चर्चाएं हैं तो वो आपके सामने, मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। और इस बात, इन चर्चाओं को बल मिलता है कि जब वहां का युवा जिसने ये आंदोलन शुरू किया, वो जब कह रहा है कि कुछ शरारती तत्वों ने ये काम किया, कुछ गुंडों ने काम किया, उनका मकसद देश की संपत्ति को नष्ट करना नहीं था, तो उनकी बातों को सुन करके, उनकी बातों को नेपाली समाचार पत्रों में पढ़ करके एक आशंका तो मन में बनती है कि कहीं ना कहीं ये दो दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच, दो या तीन, खास तौर पर अमेरिका और चीन के बीच का जो द्वंद्व है, जो व्यापारिक द्वंद्व है, जो महाशक्तियों का द्वंद्व है, उसका भी परिणाम हो सकता है। लेकिन नेपाल में जो कुछ भी घटा है, उसके पहले बांग्लादेश में जो कुछ भी घटा, उससे भी पहले श्रीलंका में जो घटा, म्यांमार और इंडोनेशिया में जो घटा, इन सब देशों में जो हालात बने, उसको लेकर के भारत की चिंता का बढ़ना स्वाभाविक है और तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह के वाद विवाद यहां भी शुरू हो गए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत, मैंने एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर लिखी थी, फेसबुक पर, जिसमें यह बताया था कि वो भारत का लोकतंत्र चाहे जितना भी कमजोर हो गया हो इन 11 सालों में, लेकिन उसकी जड़ें इन 78 में से 11 सालों को निकाल दीजिए तो उसके पहले के शासकों ने लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी कर दी हैं कि इतना आसान नहीं है भारत में इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम दे पाना। कल भी मैंने बताया था आप लोगों की ये विविधता में एकता, क्षेत्रफल का विस्तार, बहुभाषा, तमाम सारी चीजें हैं। और आज 11 सालों में लोकतंत्र को तोड़ने की जो कोशिश की गई है, खत्म करने की जो कोशिश की गई है, संविधान को समाप्त करने की जो कोशिश की गई है, उसके बावजूद कम से कम 2024 के लोकसभा इलेक्शन ने विपक्ष को इतनी ताकत दी है कि वो लोकतंत्र को, संविधान को बचा सके। ये बातें ऐसा विपक्ष
इन देशों में नहीं था, लोकतंत्र की जड़ें उतनी मजबूत नहीं थीं, जिसके चलते वहां हिंसक आंदोलन हुए, तख्ता पलट हुआ। लेकिन चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश इस हिंसक आंदोलन के पहले उसकी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। वैसे ही श्रीलंका को भी लेकर के कहा जाता है। लेकिन इन 2 दिनों में नेपाल ने जो कुछ भी, नेपाल के जनजड ने जो कर दिखाया, वो एक बहुत बड़ा, उस देश के लिए विनाशकारी है। क्योंकि जो चीजें खत्म कर दी गई, संसद भवन से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक, और जो अराजकता का वातावरण बना कि आने वाले दिनों में जो जो भी सत्तारूढ़ सत्ता पर काबिज होगा, उसके लिए आसान नहीं होगा। और दूसरी चीज माना ये भी जा रहा है विशेषज्ञों के माध्यम से, राजनीतिक पंडितों के माध्यम से, वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से, कि इससे भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे जैसे जो भी रिपोर्ट आती जाएगी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हो सकता है कि कल यानी कि 11 सितंबर को हम नेपाल की सियासत पर अच्छी पकड़ रखने वाले, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए हुए संघर्ष में हर कदम पर वहां के लोकतंत्र समर्थक नेताओं से कदम मिलाकर के चलने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर दीपक मलिक से भी मिलकर आपको कुछ और जानकारी देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी इस निवेदन के साथ कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो।